प्रियवंदा की बड़ी बहू शोभा अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी अचानक अजीब सी बदबू आने पर वो अपनी नाक सिकोड़ते हुए बाहर जाती है तो सामने से अपनी नाक बंद किए सबसे छोटी बहू संध्या आ रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अरे संध्या, नाक के साथ साथ क्या आंखें भी बंद करके चल रही है? ओहो, कितनी गंदी सी महक आ रही है। हाँ दीदी, ये दुर्गंध तो पूरे घर में फैल रही है। लगता है कि आज पड़ोसन के घर में कुछ नॉनवेज बन रहा है। हाय दैया, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही। लग रहा है जैसे पड़ोसन नहीं, अपने घर के किचन से ये महक आ रही है। चलिए देखे तो जरा। दोनों किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी किचन से प्रियवंदा की बाकी 3 बहुएं पिंकी, ज्योत्सना और शिल्पा प्लेट में मछली फ्राई लेकर आती हैं, जिसकी महक से शोभा और संध्या अपने पल्लू से नाक को ढकते हुए कहती हैं। तो ये बेकार सी महक इस मछली के मांस की है। वाह, क्या मस्त खुशबू है। वैसे खुशबू से लग रहा है स्वाद तो जबरदस्त होगा। हाँ दीदी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे अभी इसे हाथ में पकड़े पकड़े निहारने के लिए फ्राई नहीं किया है। चलो अभी से खाते हैं। 1 मिनट, दोपहर के समय ये नॉनवेज किसने बनाने को बोला? बेचारी मछली को मसाला तेल में पकाकर पूरे घर को बदबू से भर दिया। ओहो दीदी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये मछली आपके रिश्तेदार थी क्या? और वैसे भी अपने घर की रसोई में कुछ भी बनाने के लिए हम किसी से क्यों पूछने लगे? बिल्कुल सही कहा। और सामने से हटो दीदी, हमारी मछली ठंडी हो जाएगी तो खाने में मजा नहीं आएगा। छोड़िए दीदी, ये तीनों तो है मांसाहारी, लेकिन आप लोग कम से कम अपने कमरे में जाकर खाइए और रसोई तो साफ कर दी है ना। संध्या, रसोई की सफाई का काम तुम्हारा है, फिर हम क्यों साफ करें? अरे वाह, मांस मछली पकाओ तुम और सफाई करे ये बेचारी। बस इस बात पर ही पांचों बहुओं के बीच झगड़ा छिड़ जाता है। बहस चल ही रही थी कि तभी पड़ोसन के घर से प्रियवंदा लौट आती है और पांचों को यूं चीखता चिल्लाता देखकर सोफे पर पड़ा तकिया पांचों के बीच फेंक कर कहती है, क्यों घर को मच्छी मार्केट बनाया हुआ है? थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या जाओ, पांचों मिलकर पूरा घर सर पर उठा लेती हो। मच्छी मतलब मछली के पीछे ही तो आपकी ये 2 शाकाहारी बहुएं हम तीनों से लड़ रही हैं। सासू माँ लड़ नहीं रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि नॉनवेज पकाया है तो रसोई तो साफ कर दें। हाय दैया, अरे तुम 5 बहुएं एक ही घर की हो, लेकिन 2 गुटों में बटी रहती हो। ये 2 शाकाहारी और ये 3 मांसाहारी। अरे मैंने खाने पर किसी के भी रोक टोक नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बना खाकर निपट लिए। सासू माँ पर बस बहू, अब रसोई की सफाई तुम तीनों में से ही कोई करेगा, ये देख लो। और तुम 5 से नहीं होगा तो कह दो, आज से ये बुढ़िया सफाई कर लेगी। नहीं सासू माँ। अपनी सास का गुस्सा देखकर पांचों वहाँ से चलती बनती है। वैसे तो प्रियवंदा देवी 5 बहुएं पाकर बड़ी खुश थी, लेकिन उसकी एक परेशानी बड़ी भयंकर थी कि उसकी 2 बहुएं शोभा और संध्या शाकाहारी थी, तो वहीं बाकी 3 बहुएं पिंकी, ज्योत्सना और शिल्पा मांसाहारी थी, जिसके कारण आए दिन घर में खाने को लेकर शाकाहारी और मांसाहारी बहुएं आपस में भिड़ जाया करती थी। प्रियवंदा दोनों तरह का खाना खाती थी, इसीलिए उसे 5 में से किसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे, तभी प्रियवंदा का जन्मदिन आता है। सुबह सुबह 5 बहुएं उसका पैर छूकर उसे जन्मदिन विश करती है। कुछ देर में जब घर की डोरबेल बजती है तो शिल्पा जाकर दरवाजा खोलती है। सामने सब्जी से भरा थैला लेकर कुर्ते पजामे में एक लड़का खड़ा होता है। आप कौन? हम अभिषेकवा हूँ, लाला सब्जी वाला की दुकान से ये पनीर और हरी सब्जी देने आया हूँ। हरी सब्जियाँ? अरे सब्जी वाले भैया, यहाँ सब्जियाँ किसने मंगाई? मैंने मंगवाई है शिल्पा। लाइए भैया, सारी सब्जियाँ लाए हैं ना? हाँ भाभी जी, तनिक देख लो एक बार अच्छे से, कुछ भूल गए होंगे तो एक चक्कर हो लगा देंगे दुकान का। सब्जी वाला बोल ही रहा था कि तभी एक डिलीवरी बॉय हाथ में कैरी बैग लिए वहाँ आता है और कहता है, ये प्रियवंदा निवास है ना, ये लीजिए आपका चिकन पार्सल। चिकन? ना भैया, यहाँ किसी ने नहीं मंगाया जो आप लेकर आए हो। अरे दीदी, ये पिंकी दीदी ने ऑर्डर किया है, लाइए भैया। तभी दोनों आपस में सामान लेकर अंदर चली जाती हैं। शाम होने से पहले ही शोभा और संध्या खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंच जाती हैं। दोनों खाना बना ही रही थी कि तभी शोभा कहती है,
संध्या थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, कहीं उन मांसाहारियों में से कोई टपक गया तो वो अपना अंडा चिकन लेकर बैठ जाएंगी यहाँ। कर तो रही हूँ, अब क्या खाने की जगह खुद ही गैस पर बैठ जाऊँ? दोनों खाना तैयार कर रसोई के एक कोने में खाना रखकर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद बाकी की 3 बहुएं आकर अपनी सास के लिए कुछ नॉनवेज पकाने की तैयारी में लग जाती हैं। कुछ ही देर में जब प्रियवंदा बढ़िया सी साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेबल पर 2 केक रखे हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बहुओं, केक की क्या जरूरत थी, और वो भी 2-2। अब मेरी केक काटने की उम्र रह गई है क्या? जरूरत कैसे नहीं थी, जरूरत थी सासू माँ। ये अंडे वाला केक हम तीनों की तरफ से और वो बिना अंडे वाला दीदी और संध्या की तरफ से। तुम लोग नहीं सुधरोगी। खैर, अभी मैं इस बारे में कुछ ना कहूँ तो ही अच्छा है। केक छोड़ो बहुओं, पहले ये बताओ खाने में क्या बनाया है? तंदूरी पनीर। चिकन तंदूरी। अरे संध्या, बता क्या रही है, लेकर आना। मैं अभी खाना लगाती हूँ। तभी दोनों प्रियवंदा के लिए अपना अपना बनाया शाकाहारी और मांसाहारी खाना लेकर आते हैं और प्रियवंदा के सामने रखकर कहते हैं, खाइए सासू माँ। पहले ये शाकाहारी खाना खाइए सासू माँ। खास आपके लिए तंदूरी पनीर, मिक्स हरी सब्जी और ये पुलाव बनाया है। सासू माँ, पनीर पुलाव में क्या रखा हुआ है? आप बढ़िया नान के साथ तंदूरी चिकन लपेटो। नहीं, सासू माँ पहले शाकाहारी खाना खाएंगी, क्योंकि जन्मदिन पर अच्छा खाना खाना चाहिए ना। ओहो, आपकी एक घिसी पिटी हरी सब्जी और पनीर तो बड़ा अच्छा है जैसे। अरे उनसे अच्छा तो माजी ऑमलेट बनाकर खा लो। वैसे भी हम 3 हैं तो सासू माँ हमारी ही बात मानेंगी। रहने दो, सासू माँ को तुम तीनों के बनाए इस मांसाहारी खाने से बेहतर हमारा शाकाहारी खाना लगता है। तभी तो तुम लोगों का बनाया खाना सासू माँ कम ही खाती है। वो तो सासू माँ को पचता नहीं है इसलिए, वरना पसंद तो उन्हें भी है। बस बहुत हो गया, आज के दिन तो सासू माँ शाकाहारी खाना ही खाएंगी। नहीं, वो अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगी, यानी कि नॉनवेज, ये चिकन तंदूरी। तभी पांचों में फिर बहस शुरू हो जाती है, जिससे तंग आकर प्रियवंदा दोनों के खाने को सामने से हटाकर कहती है, नास पिटियों, क्यों मरने को हो रही हो? ना मैं शाकाहारी खा रही हूँ ना मांसाहारी। तुम लोग तो मुझे एक चुटकी जहर ही खिला दो, ताकि अपने जन्मदिन वाले दिन ही तुम्हारी सांस टपक जाए। कम से कम तुम शाकाहारी मांसाहारी बहुओं के कलेश से तो मुक्ति मिलेगी मुझे। बताओ, खुशी के दिन पर भी आपस में लगी पड़ी रहती हैं। सासू माँ, फिर ये दोनों हमेशा हम तीनों के खाने को बुरा क्यों कहती है? हमने तो ऐसा नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा है कि शाकाहारी खाना मांसाहारी खाने से ज्यादा पोषण देता है। बस अभी खाने पर भाषण मत दो। खाने को लेकर सबकी अपनी पसंद होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। मांसाहारी हो या शाकाहारी, पोषण और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। जैसे तुम दोनों मांसाहारी चीजें नहीं पसंद करती, वैसे ही इन तीनों को शाकाहारी चीजें पसंद नहीं आती। लेकिन स्वाद बदलने के लिए लोगों को तरह तरह का खाना भी खाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अब से रसोई में हफ्ते के 3 दिन शाकाहारी और बाकी के 3 दिन मांसाहारी खाना पकेगा। और 7वें दिन? 7वें दिन सात्विक खाना बनेगा, बिल्कुल सादा और बिना तेल मसाले का। और 3 दिन मांसाहारी खाने वाले, एक दिन में एक नॉर्मल सब्जी बनेगी, जिससे तुम दोनों भूखी ना रहो, क्योंकि इन तीनों को तो शाकाहारी भी चलता है। और इसके बाद अगर रसोई में खाने को लेकर कोई जंग छिड़ी तो पांचों को रसोई में घुसने नहीं दूंगी। ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी सासू माँ। जतिन हॉल में बैठा मैच देख रहा होता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, ओ बेटे की जान, फिर कैच छोड़ दिया। ये लोग मैच खेल रहे हैं कि गुल्ली डंडा? ओए ओ, 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 बोल फिर से हवा में। इस बार नहीं, इस बार नहीं। कैच कैच कैच। अरे यार, अरे क्यों बावला हुआ जा रहा है? टीवी में घुसने का इरादा है क्या? जा बालकनी से वाइपर लेकर आ। माँ, आप देख रहे हो कि मैं बिजी हूँ, फिर भी मुझे परेशान करना है आपको। हाँ, तू तो कतई बड़ा बिजनेस कर रहा है यहाँ पसर कर। जा लेकर आ, सारे बाथरूम में पानी पानी कर रखा है। क्या यार, बालकनी में जाऊंगा फिर वही कल्लू पहलवान दिख जाएगा, उसको देखते ही मूड की बैंड बज जाती है। जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपनी बालकनी में जाता है और वाइपर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक सुंदर सी लड़की अदाओं के साथ तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछ रही होती है। उसे देखकर जतिन के दिल में DDLJ का मेडलिंग बजने लगता है और वो उसे लगातार देखने लगता है और बोलता है, ये पड़ोस में इतना हसीन नजारा पहले तो कभी देखने को नहीं मिला। जो भी हो, ये नजारा आंखों को बड़ा सुकून दे रहा है। काश मैं वो तौलिया होता
जो इस वक्त उसके भीगे बालों से लिपटा हुआ है। वो मुझे पकड़कर बोलती, अरे वाइपर लेने गया है या बनाने? अरे मिल नहीं रहा, ढूंढने तो दो। माँ भी ना चैन नहीं है 2 मिनट। इतना कहकर वो वाइपर लेकर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सामने वाली जानकी आंटी उनके घर प्लेट में कुछ खाने को लेकर आती है और बोलती है, जतिन बेटा, तेरी माँ कहाँ है? बुला तो जरा। हाँ, अभी बुलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आ गई मैं। अरे क्या बात है जानकी, आज क्या खास बनाकर लाई है? ओह, तो प्लेट हाथ में देखकर तो समझ गई। वो मैंने दही भल्ले बनाए थे तो सोचा तुझे भी चखा दूं थोड़े। अच्छा, अरे जानकी, कल छत पर कपड़े सुखाते हुए मैंने तेरी छत पर एक लड़की को देखा था। तेरी कोई भतीजी या भांजी आई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, घर में अकेली रहती हूँ तो इसलिए एक पेइंग गेस्ट रख लिया है। बहुत प्यारी बच्ची है, सानवी नाम है उसका। वैसे तो मुंबई में रहती है पर पढ़ाई के लिए दिल्ली आई है। कहीं वही लड़की तो नहीं जिसका दीदार मुझे सुबह हुआ था? अरे आंटी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, लाइए ये प्लेट मुझे दे दीजिए। तुझे किस कीड़े ने काट लिया जो इतना संस्कारी हुआ जा रहा है? जा जाकर पानी लेकर आ। हाँ, अभी जाता हूँ ना। माँ का बस चले ना तो मुझे नौकर ही बना दे। कोई नहीं, जानकी आंटी की खातिरदारी करूँगा तो उस बालकनी वाली से मिलने का मौका मिलेगा। अरे ले आ पानी, प्यासा ही मारेगा। जिसके बाद वो किचन में चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन गौरा किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी जतिन मन में बोलता हुआ वहाँ आता है और बर्तनों को देखकर बोलता है, हाँ, जानकी आंटी की प्लेट जिसमें वो दही भल्ले लाई थी, उसे वापस करने के बहाने से उनके घर जाता हूँ। माँ, वो जानकी आंटी की प्लेट वापस कर दिया आपने? अभी नहीं, और वैसे भी बतेरे काम है मुझे, और मैं कौन सा उसकी प्लेट लिए भागे जा रही हूँ। दे दूंगी आराम से। अरे माँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं बैठा हूँ ना वेला, प्लेट दे आता हूँ फटाफट। अच्छा, जा दे आ। और जा ही रहा है तो ये कचरे के डिब्बे में कचरा भी डाल आइयो। आदत से मजबूर माँ। हाँ, लाओ दे दो। जिसके बाद गोरा उसे कचरे की थैली और प्लेट पकड़ा देती है। जिसके बाद वो जानकी के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाता है और दरवाजा खुलने पर वही सुंदर सी लड़की सूट सलवार पहनकर वहाँ खड़ी होती है और बोलती है, जी आप कौन? सानवी बेटा, कौन है दरवाजे पर? अरे जतिन, तू अंदर आ। तीनों अंदर जाते हैं और तभी जतिन बोलता है, आंटी, वो माँ काम में बिजी थी तो आपकी प्लेट वापस करने के लिए मुझे भेज दिया। अरे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या थी? पड़ोस में ही तो रहते हैं और पड़ोसियों के बर्तन तो इधर उधर पड़े ही रहते हैं। आंटी, कुछ जलने की सी बदबू आ रही है। जलने की सी? अरे हाँ, मेरी दाल, मैं देख कर आती हूँ। सानवी बेटा, जतिन को पानी वानी पिला। इतना कहकर वो किचन की तरफ भागती है। तभी जतिन सानवी की तरफ प्यार से देखते हुए बोलता है, हेलो, मैं जतिन, वो आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। हाँ, देखा तो था आपको एक बार बालकनी में। मैं यहाँ पेइंग गेस्ट। हाँ, जानकी आंटी जिक्र करती रहती हैं आपका। वैसे एक बात कहूँ, आंटी जितना कहती हैं उससे भी ज्यादा प्यारी हैं आप। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, आजकल मैं ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रही हूँ तो इसलिए सारा दिन बस कमरे में ही बैठी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। अब से नहीं होगी, मैं हूँ ना, मैं आपसे बात किया करूँगा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं। फिर अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और उनकी बातें होने लगती है। कभी कभी दोनों अपनी बालकनी में आकर बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों अपनी बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जतिन एक कागज पर कुछ लिखकर उसका प्लेन बनाकर उसकी बालकनी की तरफ फेंकता है और सानवी उसे कैच करके खोल कर देखती है तो उसमें प्यारा सा दिल बना होता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है और शर्माते हुए उसे एक फ्लाइंग किस देती है, जिसे देखकर जतिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और खुद से बोलता है, यस यस यस, लड़की सेट हो गई जतिन, फाइनली अब मैं सिंगल नहीं रहा। लव यू सानवी। जिसके बाद सानवी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है और दोनों ऐसे ही बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे से इशारों में बातें किया करते थे। एक दिन शाम को जतिन का दोस्त ऋषभ उसके घर आता है और उसकी माँ से बोलता है, नमस्ते आंटी,
जतिन कहाँ पे है? बालकनी में खड़ा होकर हवा खा रहा होगा। ना जाने क्या है उस बालकनी में जो वहीं चिपका रहता है। अच्छा, मैं उससे मिलके आता हूँ। इतना बोलकर वो बालकनी में जाता है और उसे आता देखकर सानवी एकदम से अंदर चली जाती है। तभी ऋषभ जतिन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, यार मैंने इधर उधर कितना ट्राई करा कि कोई लड़की पट जाए, और तू साले सामने पड़ोस में सेटिंग कर ली। इस सर्दी में किसी की सेटिंग हो रही है, किसी की शादी हो रही है, और मुझे बस सर्दी जुकाम हो रहा है। हाँ तो जलन हो रही है बेटे, जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तूने अखंड सिंगल ही रहना है, बता रहा हूँ। कैसा घटिया दोस्त है बे तू, बद्दुआ दे रहा है। चल छोड़, अब मेरी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। अच्छा मैच देखना था ना साथ में, चल। जिसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जतिन सानवी का वेट कर रहा होता है, पर वो नहीं आती, तो वो खुद से बोलता है, क्या यार, कहाँ रह गई सानवी? रोज तो इस वक्त तक आ जाती है। एक काम करता हूँ, सिग्नल देता हूँ। इतना बोलकर वो कागज पर कुछ लिखकर उसमें पत्थर लपेट देता है और सानवी की बालकनी की तरफ फेंकता है। लेकिन वो पत्थर सानवी की बालकनी में जाने की जगह उसके बगल वाले घर के शीशे पर जाकर लगता है, जहाँ से मिश्रा जी निकलकर उस कागज को पढ़ने लगते हैं। कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना बालकनी में। अबे ये मोहल्ले में कौन मजनू हो रहा है बे? अरे यार, ये निशाना तो गलत जगह लग गया। इससे पहले कि ये मिश्रा मुझे देख ले, निकल लेता हूँ। इतना कहकर वो दबे पांव अंदर चला जाता है और अगले दिन जतिन सानवी को कॉल करके बोलता है, तुम कल बालकनी में क्यों नहीं आई? पता है, तुम्हारे पास सिग्नल भेजने के चक्कर में मैंने मिश्रा का कांच तोड़ दिया। सॉरी जतिन, कल ना मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं चली गई, लेकिन आज जरूर आऊंगी पक्का। लव यू। हाय, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। चलो मैं रखता हूँ, लगता है माँ आ रही हैं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और उस दिन के बाद से मिश्रा जी भी रात को छुपकर गली मोहल्ले में सबकी बालकनी पर नजर रखने लगते हैं। और एक शाम वो जतिन को कागज का प्लेन सामने फेंकते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद अगले दिन सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके वो जतिन के घर के सामने जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, गौरव बहन जरा बाहर तो आओ। उसकी आवाज सुनकर जतिन की माँ और उसका दोस्त ऋषभ तीनों बाहर आते हैं। तभी जतिन बोलता है, क्या हुआ मिश्रा जी, क्यों भीड़ कर रखी है? भंडारा खाने जा रहे हैं क्या सब? नहीं, तेरे जैसे मजनू का जुलूस निकालने जा रहे हैं। क्यों बे, बड़ी आशिकी चाह रही है? बड़ी लैंड करवाता है तू दूसरों की बालकनी में। अरे मिश्रा जी, आपको उससे क्या लेना देना? और वैसे भी मैं ही नहीं, सानवी भी मुझे इशारे करती है, वो आपने नहीं देखा क्या? उसकी ये बात सुनकर जानकी तुरंत बोलती है, अरे बेचारी कल की आई बच्ची को कैसे बदनाम कर रहा है लड़का। अरे तो मेरा बेटा भी कोई पड़ोस में सेटिंग करने वालों में से नहीं है, इस लड़की ने ही इशारे किए होंगे। जतिन पागल हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें बस एक पड़ोसी की तरह जानती हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर नई हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? उसके इतना बोलते ही जतिन के होश उड़ जाते हैं और वो धीरे से बोलता है, ये लड़की तो मुझे गली वालों से कुटवा के ही छोड़ेगी। हाँ भाई, तेरी पड़ोस की सेटिंग तो पलटी खा गई, तेरे तो लग गया अब। जिसके बाद जतिन अपने सर पर हाथ रख लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।